इससे भी आसान सेगमेंट पे जाएंगे, लेकिन इससे भी एक सवाल आता है। मतलब जो सेगमेंट पढ़ा रहे हैं इससे आपको एक सवाल आएगा ही आएगा, और हर परीक्षा में आएगा। इससे तो 2 भी आ सकते हैं, जो अभी मैंने पढ़ा है इससे 2 भी आ सकते हैं, लेकिन अगला जो बताने जा रहे हैं उससे एक सवाल आएगा। यानी हम लोग 3 सवाल इतने में ही आगे निकलेंगे। वो है अनुसूची। अभी हमने अनुच्छेद पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियाँ, यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? आसानी से यदि कहा जाए तो हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं? इनिशियली कितने थे? 8। शुरू में 8 थी हैं, और अब कितनी हो गई? 12। प्रियंका, आप समझ पा रही हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने भाग हैं? 22। अनुसूचियों पर आइए, अनुसूचियाँ कितनी हैं? कितने संशोधन हो चुके हैं अभी तक? 105। ठीक है, तो 8 को 12 होने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। लेकिन इसमें 9वीं अनुसूची तो तुरंत जोड़ दिया गया था। उसकी कहानी लेकिन बहुत लंबी है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, संविधान पढ़ के रट लेना एक अलग बात है, संविधान की समझ होना बहुत दूसरी बात है। हाँ, 51 में जोड़ा गया था, वो एक इन्फॉर्मेशन है। क्यों जोड़ा गया था यह एक कंसेप्ट है। चलिए हम अनुसूचियों में बात करते हैं। हम लिख दें 1, 2, 3, 4, 5। आज आपको एकदम याद हो जाएगा ये, ठीक है। 6, किसी को लग रहा है कि नहीं याद होगा? और 8। जो पहले था उसको पहले देख लेते हैं, फिर जब आगे जो आएगा उसको बाद में देखेंगे। जमाई आ रही है आपको। अब आप ही शुरू कीजिए, बताइए। संविधान, तब नींद भाग जाएगी ना जब इन्हीं से पूछेंगे तो। 1 नंबर में क्या है? सबसे पहले अनुच्छेद में भी वही था, अनुसूचियों में भी वही है। क्या है? मतलब राज्य कह लीजिए। देखिए, राज्य जो वर्ड है ना उसको एक बार समझ लीजिए। राज्य शब्द का अर्थ देश होता है, राज्य शब्द का अर्थ राज्य होता है, राज्य शब्द का अर्थ हर वह कानून होता है जिससे शासन चलता है, हर वह नोटिफिकेशन को भी हम लोग स्टेट कहते हैं जिसको कि जिससे संविधान परिपुष्ट होता है। बात को, कंसेप्ट को पकड़िए, ये आसानी से हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा किताब में। जब भी हम स्टेट वर्ड का उच्चारण करते हैं या हिंदी में राज्य बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है भारत सरकार, उसका अर्थ होता है राज्य सरकार, उसका अर्थ होता है भारत सरकार के एक्ट्स, उसका अर्थ होता है रूल्स एंड लॉ की लिस्ट। यानी कि स्टेट शैल नॉट डू दिस, दिस मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट शैल नॉट डू दिस, स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट डू दिस। इस तरह की बात होती है। बात समझ में आई है? केवल एक राज्य मतलब स्टेट नहीं, और राज्य मतलब नेशन नहीं, राज्य मतलब जो संविधान की भावना। समझा गया? तो यहाँ हम राज्य और संघ यानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या होगा, यदि कोई बढ़ेगा घटेगा तो यहाँ पर जुड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। हो गया? हाँ, 1 और 4 दोनों भावना आ गई यहाँ पर। 4 से संशोधन होता है। 3 भी है, 3 भी कोई गलत नहीं है। 3 भी, उसमें नाम परिवर्तन और ये 3 चीज़ें होती है ना, वो 3 से होता है। तो 2 आई है। 2 में क्या है? इमोलूमेंट्स। ठीक है, यानी सैलरीज एंड इमोलूमेंट्स। आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो या आपके पास लिखा है, इसको समझिए आप। ठीक है, यह हो गया टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, एक जगह कहीं पे हम देख रहे थे, बड़ा बढ़िया इसको बताया हुआ था, इसको टी लिख दिया। मतलब राज्य और इसको मिला के यदि हम लिख देते हैं टी, आप देखते जाइएगा क्या बन जाएगा। और इसको यदि मान लीजिए हमने सैलरीज एंड इमोलूमेंट्स लिख दिया तो ये हो जाएगा ई, यानी वेतन। और
भत्ते, इमोल्यूमेंट्स मतलब भत्ते, सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स। अब यहाँ चल रहा है TE। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या है, ओथ्स एंड अफर्मेशन, ठीक है, यानी शपथ। राष्ट्रपति का शपथ क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष का कैसे होगा, न्यायाधीश का क्या होगा, उनके शपथ का प्रारूप, फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर ओथ्स एंड अफर्मेशन का हम ए ले लें यहाँ पर, तो क्या हो गया TEA, और यहाँ पे हो गया शपथ प्रारूप। फिर हम यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, राज्यसभा। हाँ, किस में कितना कितना होगा, राज्यसभा में किस क्या होगा, पूरा बताइए। राज्यसभा में कितना सीट और राज्य से और यूनियन के संग राज्य हाँ, से। इनके यहाँ पे प्रतिनिधित्व की बात है, इसका कितना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा, प्रोपोर्शनल, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो हम राज्यसभा को R लिख देते हैं। अब क्या हो गया, यदि केवल टीयर याद है तो आपको 4 अनुसूचियाँ याद हैं और एक अच्छा शब्द भी है, हाँ? कोई दिक्कत है? ये 4 और 80 होगा सर आर्टिकल। हाँ, 4 और 80 आर्टिकल। 4 और 80 मतलब, अच्छा ये राज्यसभा का आर्टिकल की बात कर रहे हैं। 4 तो इसमें 4 आएगा और ये 80 के लिए आएगा, ठीक है। टेरिटरी, किसी भी क्षेत्र के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड आता है टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी भी आता है इसमें, और हम क्षेत्र को भी टेरिटरी वर्ड कहते हैं। राज्य भी एक ज्योग्राफिकल सीमा है, संघ भी एक ज्योग्राफिकल सीमा है, और क्षेत्र भी ज्योग्राफी है, जिसको अंग्रेजी में टी कहते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया टी, टेरिटरी फॉर स्टेट एंड यूनियन बाउंड्रीज। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज वी कैन से इट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। यदि भारत के सीमा क्षेत्र में कोई घटना हो रही है तो इट इज़ हैपनिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यही ना हम बोलते हैं कि इट इज़ द ऑकरेंस हैज ऑकर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ टी उसको हम कंबाइंड ले लिए, समझ आ गया? ये आपको समझ गया। वेतन को तो कहते हैं हम लोग ये सैलरी, लेकिन भत्ते को कहते हैं इमोल्यूमेंट्स। तो हमने ये वाला पार्ट पकड़ लिया, तो इससे आप थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वेतन और भत्ते के लिए इमोल्यूमेंट्स वर्ड आएगा आपके दिमाग में तो आ जाएगा कि इमोल्यूमेंट्स के साथ वेतन भत्ता एक कंजुगेटेड वर्ड है, एक साथ चलता है। तो टीयर से ए से तो आपको बढ़िया है कि भाई अफर्मेशन, ओ से होता है ओथ और ए से होता है अफर्मेशन। तो वो जो प्रारूप है उसके लिए मैंने ए ले लिया, और राज्यसभा में इसका प्रोपोर्शनल हो तो राज्यसभा के लिए हमने आर ले लिया। कोई दिक्कत? 4 आपके क्लियर हो गया? आइए आगे, 5वां, इसके प्रशासन के संबंध में, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के संबंधी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया की बात करती है, ठीक है। और यह क्या है, इसके लिए एक छोटा दूसरा सूत्र है, हम कहते हैं AMTM। आपने कहा ATM स्क्वायर, हमने कहा इसको AMTM, जिसको जो सुविधाजनक रहे। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों को याद रखना है। उसके बारे में, यानी यही शेड्यूल कास्ट और ट्राइब है, वहाँ जनजातियाँ हैं, वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स, लेकिन पर्टिकुलरली किसके बारे में, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, AMTM, ठीक है। इसके बारे में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं यहाँ की, उसके बारे में विशेष उपबंध जो यहाँ पर दिए गए हैं। किस अनुसूची में? 6ठी में। तो हम पहुँच गए वहाँ पर, कोई दिक्कत? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। ये हो गया 5वां। लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर आ गया असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के एरिया के बारे में कहा जा रहा है कि विशेष जो प्रावधान किया गया उसके प्रशासन और उसके बारे में जो विशेष चीज़ें हैं, जो आर्टिकल कौन सा है, 244, 275, उनके संदर्भ में जो विशेष यहाँ पे अनुसूचियों में लिस्ट दिया गया है,
ठीक है। तो ये 5-6 क्लियर हो गया, दोनों एक ही नेचर का है। यह थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर है, स्टेट इसमें क्लियर है। यहाँ पर यह जनरल है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, यानी जो इसमें नहीं है वो सब इसमें है। बात समझा? इसमें सभी हैं, लेकिन यह विशेष है। किसके बारे में? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और MTM के बारे में। छठा मेघालय। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? छठे तक। और आप लोगों को 7वां तो बहुत बढ़िया से याद है। संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची। ये तो सबको बचपन से, छठा क्लास से ही बार बार रिपीट होता है। ये जब सिविक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो यह आ जाता है। तो यह क्या है? यहाँ पर केंद्र, राज्य और समवर्ती, और इसी में रेजिडुअल भी रह जाएगा। ठीक है। तो ये इसके अलावा जो बच गया वो रेजिडुअल है। इसके बाद जो बचा वो अवशिष्ट है। ऐसे हड़प्पा से गाय का प्रमाण नहीं मिला, कहीं पर भी अवशेष नहीं मिला। लेकिन नहीं मिला ऐसा थोड़ा कि गाय थी नहीं। जब बैल मिल गया, सांड मिल गया तो गाय तो होगी, तो मानना पड़ता है। तो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का जिक्र किसमें है? किसमें? 43 तो उसका, 246। ठीक है ना। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का जिक्र 7वें में है। आर्टिकल पे टेस्ट लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोग का। अब टेस्ट के लिए तैयार होइए। 2 से 3 दिन में हम पॉलिटी का और भी मेजर कुछ बातें को डील करके आपको लगभग 120 पन्ने का हम स्टडी मटेरियल देंगे, जो कि यूनिक होगा। हिंदी में भी देंगे, इंग्लिश में भी देंगे। फिर आपको 2 दिन की छुट्टी देंगे। कितने दिन की? 2 दिन की। 2 दिन आप लोग को मेजर टाइम स्पेयर करना है पॉलिटी को पढ़ने में, क्योंकि जब तक वो मगअप आप नहीं करेंगे तब तक टेस्ट के लिए तैयार नहीं होंगे। और जब टेस्ट के लिए तैयार होंगे, टेस्ट में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 70%, यानी कि 70 से नीचे आएगा उसको फेल माना जाएगा। 70 से ऊपर आएगा तभी आप पास करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए फोकस होकर पढ़ना होगा, और तब सब याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम आगे यहाँ पर 8वें में आइए। 8वां क्या है? भाषा। 60% चीज़ें आप लोग को पहले से ध्यान में है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाषा में जब वही माइन्यूट पे जाएगा, क्वेश्चन माइन्यूट पे आएगा। भाषा आप समझ पा रहे हैं? उषा बताइए, भाषा जो वहाँ पे डाले वो क्या है? नोट पे जो भाषाएं होती हैं, पढ़ा उन्होंने कभी? कितनी भाषाएं होती है? मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 14 और 22 हुआ। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली पहला 1992, और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 14 इसमें तो 14। चलिए, कंसेप्ट जानना जरूरी है, नोट जानना जरूरी नहीं है। एक बार हम BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आया कि 1 रुपये के नोट पर किसका साइन होता है। ठीक है। तो 1 रुपये के नोट पर किसका साइन होता है? तो सारी चीज़ों को तो लोग, हाँ, तो हमने कहा कि भाई ऐसे तो गवर्नर का सब जगह होता ही है, लेकिन जब ये पूछ रहा है तो ज़रूर गवर्नर का नहीं होगा। मेरा दिमाग उसमें रिएक्ट किया कि गवर्नर नहीं होगा, इसलिए कि इतना आसान ये पूछेगा ही नहीं। फिर हमने 1 रुपये का नोट निकाला पॉकेट से, उस पर देख लिया, क्योंकि वो तो अलाउड था अंदर। मान लीजिए पर्स में यदि 1 रुपये का नोट है तो कोई निकाल लेगा, उस समय 1 रुपये का नोट रहता था। ये बात है 1994 की। तो मैंने निकाला और देखा तो उस पर सचिव का साइन था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सचिव, वित्त सचिव का साइन होता है। तो कहने का मतलब है कि कई बार आपको ऐसे भी मटेरियल अंदर चले जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जिसको कि सरकार भी नहीं रोक पाती। तो क्या है कि भाषा शुरू में 14 भाषाएं थी। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषाएं थी? 14। फिर 52 में अमेंडमेंट हुआ और 3 भाषाएं बढ़ाई गई। तो कितना हो गया? नेपाली। फिर उसके बाद एक संशोधन हुआ तो एक भाषा और बढ़ाई गई 77 में। उस भाषा का नाम था सिंधी। ठीक है। और उसके बाद एक भाषा, 4 भाषा एक साथ बढ़ी। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली।
इसमें 4 भाषाएं बढ़ी, तो अब कितनी हो गई? 17। उड़िया वाला उड़ीसा का उड़िया किया गया, उड़िया को वो चेंज हुआ, उड़िया को ओड़िया कर दिया गया है। अब यदि पूछा जाए कि उड़िया बदल के क्या हो गया है, तो ओड़िया, ठीक है। जैसे उड़ीसा बदल के हो गया है ओडिशा। कंसेप्ट को समझिए, पहले कितनी भाषाएं थी? 14। फिर कितनी भाषा हुई? डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आपको अनावश्यक डेटा नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद 17, फिर 18, एक बढ़ने के बाद यहाँ बढ़ गया सिंधी, ठीक है। यहाँ पे नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहा? बोडो, मैथिली, संथाली और मैथिली, ठीक है। अब बिहार के आदमी को जानना चाहिए कि इसमें ऐसी कौन सी भाषा है जो तमाम भाषाओं से ज़्यादा लोग बोलते हैं। जितनी भाषाएं इसमें हैं उस सबको जोड़ दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। मंदारिन तो बिहार की भाषा नहीं है। सवाल सुनिए, आप ध्यान से सवाल सुनिए कि मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी भाषा है बिहार की जो इन सभी भाषाओं से ज़्यादा बोली जाती है, ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी वह इसमें नहीं है? भोजपुरी। भोजपुरी के बारे में आपको बता दें कि यह एकमात्र ऐसी भाषा है जो विश्व स्तर पर किसी भी भाषा से, किसी भी भारतीय भाषा से इंक्लूडिंग हिंदी, विश्व स्तर पर सबसे अधिक देशों में बोली जाती है, वैश्विक स्तर पर। फिर भी वह इसमें शामिल नहीं है। कम से कम 14 देशों में बोली जाती है, ठीक है। और इसके बोलने वाले करोड़ों में हैं। इनफैक्ट बनारस में भी कोई यदि बोलता है तो उसको भोजपुरी ही कहा जाता है, और बेतिया में भी कोई बोलता है तो उसको भोजपुरी ही कहा जाता है। लेकिन जो मेन जो उसके साथ समस्या आ रही है, उसका भाषा का जो है लिपि अलग नहीं है। और दूसरी बात ये हो रही है कि जैसे ही आप किसी भाषा को इस अनुसूची में शामिल करते हैं तो उसे यूपीएससी भी उस भाषा में देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। यानी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें उसको एक माध्यम के तौर पर रखा जा सकता है। क्योंकि लिपि अलग नहीं है तो माध्यम रखने से कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन एक आंदोलन का विषय है। और आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा बनेगी। और पहले था कि जितनी अनुसूचियों की भाषा होती थी सबको हम लोग नोट पे स्थान देते थे, यानी कि जो नोट में शतम रूप्य काणी भी लिखा हुआ संस्कृत में, तो संस्कृत उसकी भाषा है, तो वैसे सारी भाषाओं में वह शतम जो भी शब्द है वो लिखा जाता है। यदि बहुत ज़्यादा भाषाएँ होंगी तो उतना लिखना भी संभव नहीं है, इसीलिए उसको एक लेवल के बाद रोक दिया गया है। और अब जो नई भाषाएं हैं उनको बाकी लाभ मिलता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में उसको माध्यम के तौर पर शामिल नहीं किया जा रहा आगे से। तो भाषा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इसका विकास, बोली और भाषा को ऐसे भी आप लोग मनोरमा ईयर बुक अगर पढ़िएगा तो उसको थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए। टॉपिक भी अच्छा है, कई बार सवाल भी आता है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? ठीक है, 8 तक आ गए। 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची, ये इसकी थोड़ा सा कहानी बताते हैं। तो इसकी कहानी यदि ढंग से बताएंगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा। हुआ क्या कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारी बातें संविधान में लिखी गई डीपीएसपी में, और बहुत सारी बातें लिखी गई फंडामेंटल राइट्स में। अब हुआ क्या कि भारतीय संविधान विरोधाभास, कंट्राडिक्शंस का एक कलेक्शन हो गया। कैसे? जैसे सिंपल है कि जो डीपीएसपी में जो बात कही कि राज्य को एक समरूप समान सोसाइटी बनाना चाहिए और कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहिए, तो समरूप समानता की बात की गई फंडामेंटल राइट्स में 14 से 12 से लेकर स्टार्ट करके। और डीपीएसपी में कहा गया कल्याणकारी। तो मान लीजिए भारत में जो धन का कहिए या संपत्ति का कहिए वितरण असमान था या समान था? अधिक असमान वितरण था। असमान वितरण में क्या होगा, किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है और कोई भूमिहीन है। जो भूमिहीन है वह एक्चुअल किसान है, और जिसके पास 500 एकड़ ज़मीन है वह ज़मींदार है, लेकिन वह किसानी नहीं करता है। तो अब क्या है कि वो ज़मीन तो अचानक वो जन्म के साथ अपने साथ लेकर टपका नहीं था, कहीं ना कहीं उसने भी एक्वायर किया और उन्हीं संसाधनों और मीन्स का यूज़ किया जो कि कहीं ना कहीं दमनकारी रही होंगी। इतिहास में जाइएगा तो ऐसा दिखेगा। सरकार की नीति हुई कि जिसके पास भूमि नहीं है उसको भूमि दी जाए, और जिसके पास ज़्यादा भूमि है उसका परिसीमन किया जाए। तो 2 चीज़ें आ गई। क्या आ गया? लैंड सीलिंग, परिसीमन, और दूसरा जमींदारी प्रथा पर नियंत्रण या उन्मूलन। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? लैंड रिफॉर्म्स।
तो व्हाट आर द टू मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स? एक सीलिंग ऑफ लैंड्स एंड सेकेंड वन इज एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल स्ट्रक्चर। बात समझ आई? तो अब क्या होगा, जमींदारी को हम कर्व करेंगे तो क्या होगा, उसका भी फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? जमींदार का भी फंडामेंटल राइट है भाई, किसी के पास संपत्ति है तो उसका मूल अधिकार था, तो बोला ओ ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कंसेप्चुअली समझे, उसको हटाया गया कि जब तक हटाएंगे नहीं तो उसका छीन के इसको देंगे कैसे। और सरकार यदि पहले छीनती भी थी, लेती भी थी, छीनना एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन बेसिकली छीना ही जा रहा था, लेकिन जब वो लेती भी थी तो कंपनसेट करती थी। तो जब भी आप कंपनसेट वर्ड की बात करते हैं तो वो क्या होता है, इक्वल या इक्विटेबल कंपनसेशन होता है। यानी हम आपके यदि 100 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं तो 100 एकड़ के हिसाब से आपको पैसा देंगे। सरकार इतनी हमारी अमीर थी नहीं कि उतना पैसा दे सके, तो वो अवेयरनेस चलाए गए कि आप लोग खुद अपने दान दीजिए, तो भूदान आंदोलन चला, नहीं चलेगा। कॉन्सिक्वेंस देखिए, लेकिन जब सरकारों ने ज़बरदस्ती लेना शुरू किया तो उसके लिए नियम बनाने पड़े। और नियम क्या बनाने पड़े कि लोग जाएंगे कोर्ट। मान लीजिए पहली बार क्या हुआ कि जब आप किसी का ज़मीन लेके किसी और को देंगे तब सामाजिक समरसता आएगी और कल्याणकारी व्यवस्था बनेगी। दूसरा क्या करेंगे कि मान लीजिए एजुकेशन एक सेक्टर था, रॉकी एजुकेशन जो सेक्टर है उस सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात आ गई। आर्टिकल कौन सा है? 39। आर्टिकल 39 में और 46 में क्या है? शिक्षा और आर्थिक की बात है। और 46 में क्या है? 46 में ये है। और 39 में क्या है? 39 में है कि संपत्ति अर्जन व्ययन की बात की गई है। ठीक है, तो सरकार वही कि चलिए हम आर्टिकल 46 का सम्मान करेंगे, यानी कि शिक्षा में समानता लाएंगे और रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए यहीं से उसको गाइडेंस मिला। किससे? आर्टिकल 46 से। लेकिन जैसे ही आप आर्टिकल 46 पर फोकस कीजिएगा तो कौन सा आर्टिकल गड़बड़ हो जाएगा? 15, 16, 14 गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को लेके जब ऐसा किया गया तो कुछ लोग कोर्ट चले गए। उस पर कोर्ट जाने वाले में पहला व्यक्ति था शंकरी प्रसाद। बहुत फेमस केस है, हम लोग केस का अलग से डील करेंगे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो शंकरी प्रसाद जब कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन वाला मैटर, यानी 39 में जो बात है कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट किया जा रहा है। इसका तो सम्मान सरकार कर रही है कि डीपीएसपी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो 14, 15 और 16 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसका वायलेशन हो रहा है। 19 का भी कुछ हद तक वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सरकार के फैसले को पलट दिया शंकरी प्रसाद के मामले में। और चंपकम राजन दुरई राजन, चंपकम दुरई राजन का एक केस था जो इस मैटर को लेके गया कि इकोनॉमिक आधार पर, इकोनॉमिक नहीं, एजुकेशनल आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो एजुकेशनल पैरिटी लाने के लिए, वह भी संविधान के जो अनुच्छेद 14, 15, 16 हैं उसके साथ असंगत है। ठीक है, तो इसके आधार पर इसका सम्मान तो सरकार कर रही है लेकिन फंडामेंटल राइट को नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा राइट है। क्या राइट था? आप लोगों को पढ़ाया हमने कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट बाइंडिंग बाय द लॉ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सपेक्टेशंस है, जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे पास रेमेडियल है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि हमारा तो डायरेक्शन है फंडामेंटल राइट पर, तो फंडामेंटल राइट चूँकि वायलेट हो रहा है तो हमारे लिए आसान है, उसने निर्णय दे दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट। यानी बैक टू बैक 2 डिसीजन आ गए सरकार के खिलाफ। सरकार ने एक स्टेप लिया और 2 लोग कोर्ट चले गए, और कोर्ट में जाने के बाद आपको समझ आ रही है बात, एक में शिक्षा को लेकर चले गए और एक व्यक्ति ज़मीन को लेकर चले गए। अब बैक टू बैक इसका जो है डिसीजन सरकार के ऊपर, सरकार को भी झटका लगता है ना कि भाई हम एक मैटर, अभी सरकार कौन था उस समय? बड़े सरकार थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे उसमें। अब नेहरू जैसे स्टेचर का प्रधानमंत्री, और वहाँ पर 2 बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए जिसमें उनको बैकफुट पे आना पड़े, तो बोला नहीं इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। और वही उपाय था
पहला संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन्होंने एक 9th शेड्यूल डाला। कौन सा शेड्यूल डाला? 9th शेड्यूल डाला। और इसके बड़े ही अजीबोगरीब प्रावधान बना दिए कि जो कुछ भी इस शेड्यूल में डाल दिया जाएगा वह जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। संविधान मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकती है, वो एज इट इज जाएगा। फिर इससे क्या हुआ, एक परंपरा सी बन गई कि कुछ भी गलत करना है, राज्य सरकार को करना हो या केंद्र सरकार को करना है, उसको कोर्ट से बचाना है, उसमें डाल दीजिए और काम कर लीजिए। अभी उस पर एक लंबी क्लास होगी हमारी, इसका कैसे विकास हुआ, कैसे इसमें और बढ़ता गया। ये बढ़ते बढ़ते 42वें संशोधन तक पहुंच गया। 42वें संशोधन में तो पूरा मिनी संविधान ही लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1980 में जाके उस संविधान को फिर से पलट दिया गया। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल का जो केस था वो आप लोग जानते हैं, उस केस में आया। और उसके बाद ये हो गया कि नहीं, केशवानंद भारती का 73 में केस आया। उसने कहा कि नहीं, वही पहला लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती का, जिसमें कहा गया कि नहीं, संविधान में इतना छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सरकार ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बोला अभी हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नेचर है, कल्याणकारी व्यवस्था है, लेकिन टाइम टू टाइम हम अपने जजमेंट्स में और बताते रहेंगे। आप कंसेप्ट को समझिए। आपको समझ में आ रही है बात कि जो कोर्ट और सरकार का जो टसल चलता है उसमें भी संविधान का डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन होता रहा, लेकिन फाइनली जाके केशवानंद भारती के केस में एस्टेब्लिश कर दिया गया कि संविधान के मूल ढांचा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के माध्यम से यह बताता रहा कि मूल अधिकार में आपको क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू आता है। और फिर लास्टली उसने क्या किया कि जुडिशियल रिव्यू में इसको भी 9th शेड्यूल को, जो पहले इतने दिन तक जुडिशियल रिव्यू में नहीं रहा, उसको भी लाया कि नहीं, 9th शेड्यूल भी उससे बाहर नहीं है, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 73 के पहले इतना संशोधन हो चुके थे, इतने कार्य हो चुके थे कि यदि हमने कहा कि 9th शेड्यूल भी उसके दायरे में आता है तो सारी चीज़ों को फिर से रिव्यू करना पड़ता। उससे बचने के लिए कोर्ट ने क्या किया कि नहीं, 1973 के पहले जितनी बातें हुई हैं वो हो गई, अब के बाद से बाइंडिंग होगा। यह कंसेप्चुअल पार्ट है, ध्यान रखिएगा। 73 के पहले की चीज़ों पर यह बाइंडिंग नहीं हुआ, लेकिन 73 के बाद 9th शेड्यूल में भी संशोधन संभव था और जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यह अलग बात है कि आज तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, सरकारें सचेत हो गई। आप समझ आ गए? तो इम्पोर्टेंट केस को आप लोग जब भी देखिएगा, आप लोगों से सबके पास मोबाइल है, केशवानंद भारती का केस हुआ, गोलकनाथ का केस हुआ, आपके शंकरी प्रसाद का केस है, मिनर्वा मिल्स का केस है, साहबानों का केस है, शबनम का केस है और सज्जन सिंह का केस है और SR बोम्बई का केस है। इन सब केसेस का क्या भारतीय संवैधानिक विकास में महत्व है, यह हम अलग से भी एक क्लास लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हाँ फुल 46 पर ये जो चंपकम दुरई राजन और यह शंकरी प्रसाद, ठीक है। तो कंसेप्ट जब आप पढ़ के और तब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यही संविधान जिसको हम लोग एक दिन में रट लिए वो कितने चीज़ों का स्रोत है। अभी हम लोग चूँकि केवल अनुसूची पढ़ रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा भड़कना नहीं चाहिए था, लेकिन अब चूँकि बात आ गई तो निकल गई तो मैंने बोल दिया। तो आप 9th शेड्यूल पे आ गए। इसमें भूमि सुधार संबंधी संशोधन और शिक्षा में बराबरी वाला जो रिजर्वेशन की जो बात है वो चीज़ें इसी के अंदर डाल के तमिलनाडु में सरकारें जो है 73% 72% तक रिजर्वेशन दे देती हैं, ठीक है। जबकि संविधान की जो रिजर्वेशन के पीछे भावना थी वह थी कि समान लेवल पर लाया जाए, जो नीचे हैं सामाजिक और आर्थिक तौर पर, आर्थिक उसमें वर्ड नहीं था, सामाजिक और शैक्षिक वर्ड था, सामाजिक और शैक्षिक तौर पे तो उनको लाया जाए। चलिए कोई बात नहीं, 9th हो गया। अब आइए 10th। 10 से होता है 10 और 10 से होता है दल बदल। कोई दिक्कत? दल बदल यानी डी से डिफेक्शन, आपके लिए इंग्लिश में लिखिए एंटी डिफेक्शन बिल, ठीक है। दल बदल यानी दल को मत बदल, ये नहीं कि दल बदल, वो वहाँ पे फोकस है दल को मत बदल,
ठीक है, उसके लिए नियम दिए गए और कई बार इसमें अलग अलग संशोधन इसमें भी किया गया। संशोधन में भी मतलब दल बदल को भी बार बार परिमार्जित किया गया। ठीक है, 11वां और 12वां एक साथ देखिए, क्योंकि एक ही दिन हुआ था दोनों। ये हो गया पंचायत, ठीक है, और 12 है नगर पालिका। ठीक है, तो इसको यदि याद करें देखो तो यहाँ PM कर सकते हैं ना, P से पंचायत और M से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। हम लोग यहाँ टीयर्स चल रहे थे हैं, और 10वां है, इसको D कर सकते हैं। यस, शेड्यूल एरिया को यस कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड बताइए क्या दे सकते हैं, केंद्र संबंधी से याद आ जाए। सी, लेकिन सेंटेंस नहीं याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। वैसे यहाँ पे भी एक अच्छा वर्ड था, हमने कहीं देखा था, मतलब उसमें था टीयर्स ऑफ PM, ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM लिखा हुआ था इसका। अब देखिएगा तो T टेरिटरी, E से एमोलूमेंट्स, A से अफर्मेशन, R से राज्यसभा। यहाँ पर हमने O से भी कुछ पता नहीं क्या दिया था, लेकिन हम A से ले, और OLD लैंग्वेज, डिफेक्शन एंड PM। ठीक है, तो ये 10 भाग आपके कंप्लीट हो गए, मतलब 12 अनुसूची आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब आपको क्या क्या याद हो गया, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और सोर्सेज हमने कर लिया। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अभी आप लोग को जाना नहीं है ना? हाँ ठीक, फिर बात करते हैं। परमेश्वर जी नहीं है क्या? अश्विन, आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया रोक लीजिए, ठीक है, हम लोग रिपीट कर लेंगे। अब इससे हम सवाल पूछेंगे 5-6, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। हो जाएगा गलती शुभम? क्या है ना, हम पढ़ते थे क्लास में BHU में, तो हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी हमारे क्लास की, वो मिस फ्रेशर थी और सारनाथ से पढ़ने के लिए आती थी। ठीक है, तो 2.5-3 घंटे उसको आने में लगते थे और 2.5 से 3 घंटे जाने में। BHU दूर था, सारनाथ बहुत बाहर था, और महानगरी बस सेवा हुआ करती थी बनारस में। तो महानगरी बस से आना जाना, तो उसके बाद कई बार बातचीत होती थी, तो मैंने पूछा कि घर में, तो बोले खाना पीना भी बनाना पड़ता है, और माँ भी बूढ़ी है, पिताजी प्रोफेसर हैं, भाई IAS का तैयारी कर रहा है। ये अलग बात है कि आज के डेट में वो फॉरेन सर्विस में क्वालिफाई करके विदेश में एम्बेसडर है, तो सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो हमने कहा कि फिर तुम पढ़ती कब? मान लीजिए इतने जिम्मेदारी, फिर 5 घंटा आना जाना, 5 घंटे हम लोग का 10 बजे से 3 बजे तक क्लासेज चलती थी, तो टाइम कहाँ मिलेगा? जो 10 बजे क्लास में आ गया है वो उसको चलना पड़ेगा 7 बजे 7:30 बजे, और पहुँचते पहुँचते शाम रात का 7:30 बज जाएगा। तो बोले कि ज़रूरत क्या है पढ़ने का? मतलब ऐसे ही तो नहीं, क्लास में पढ़ते हैं ना। छोटा सा उदाहरण है, क्लास में पढ़ते, जब एग्ज़ाम हुआ तो हमसे 2 नंबर कम आया उसको, मात्र 2 नंबर, जबकि हम लोग दिन रात पढ़ते रहते थे। लगता था कि पढ़ाई के लिए आए हैं तो पढ़ा जाए। हाँ, ये अलग बात है कि हॉस्टल में यदि आप खूब पढ़ते हैं तब भी 2-4 घंटा खेलते ज़रूर हैं। क्रिकेट खेलने का शौक़ था हमको, तो क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि BHU एक ऐसा कैंपस है कि उसमें हर एक हॉस्टल के सामने एक खेल का मैदान है। अपना आई कार्ड जमा कीजिए, जिस किट को लेना वो किट लीजिए और जाके खेलिए। लेकिन फिर भी हमको ताज्जुब हुआ कि ये लड़की कैसे इतना कर पाई, तभी हम पूछे भी थे। तो बोले कि क्लास में जब हम बैठते हैं ना, तो हम एक भी शब्द उसका मिस नहीं करते हैं, और जितना बीच में टाइम मिलता है उसको उसी में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि हमको इसके लिए दोबारा समय फिर नहीं मिलेगा। हम ये बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हो सकता है उसको घर के लिए क्यों टालेंगे? कई बार हम इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हम उसको टाल देते हैं कि अरे अभी तो हल्का फुल्का कर लेते हैं, घर पे जाएंगे तो ठीक से करेंगे।
हमारा कुछ क्लास नोट्स था जो छूट गया, जो हम जब हम पढ़ते थे तो लेते थे, जो क्लास नोट बनाते थे, हम एक बार आपको दिखाना चाह रहे थे। सादे पन्ने पर लिखते थे, कभी रूल वाली कॉपी पर नहीं, क्योंकि आपको हमेशा मेंस में सादे पन्ने पर लिखना है। तो जब भी आप कॉपी लीजिए, प्लेन कॉपी ही लीजिए और प्लेन कॉपी पे सुंदर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमारा मकसद क्या, केवल पीटी निकालना है, फाइनली क्वालिफाई करना है। तो छोटी छोटी चीज़ों को करेक्ट कीजिए और धीरे धीरे अपना व्यक्तित्व का निर्माण वैसा कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश क्या है कि हम बिटवीन द लाइंस कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहानियाँ आपको अभी बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन इस कहानियों का कुछ बात यदि आप लिख लेते हैं तो और अच्छा होगा। बाद में वो कहानी आप अपने अगले पीढ़ी को सुनाएंगे। क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार अनुश्रुति माध्यम से होता है। कैसे होता है? अनुश्रुति। इसीलिए वेद कहीं लिखित रूप में मिले नहीं मिले, लेकिन एक ने दूसरे को सुनाया और आज भी सुरक्षित हैं। तो इसलिए ज्ञान बढ़ाना चाहिए।